Yes, good morning, students. Now I am going to explain the remaining chapter of geography. The topic name is wind. Have you ever seen wind vane? देखिए विंड वेन कभी? Yes, ma'am. नहीं देखी? गुजरात में जाओगे तो बहुत सारी विंड वेन्स हैं. हाँ, तो विंड पढ़ रहे हैं. What is wind? Air in motion is called wind. विंड क्या होती है? जो भी एयर में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, हलचल होती है, दैट इज कॉल्ड विंड. उसको क्या कहा जाता है? विंड. Difference in atmospheric pressure helps wind to blow. Wind direction is measured by an instrument known as wind vane and its speed is measured by an anemometer. देखो ये ऊपर था ना. डिफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प करता है विंड को ब्लो करने में. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उससे विंड क्या होती है? ब्लो होती है. विंड ब्लो होती है. विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है कि भाई किस डायरेक्शन में, वो उसको कहते हैं विंड वेन. ठीक है. और इसकी स्पीड को किससे, विंड की स्पीड को किससे मेजर किया जाता है? एनेमोमीटर से. जस्ट सी, है ना. इससे डायरेक्शन, जैसे आप देख रहे हो ना नॉर्थ, इससे डायरेक्शन का पता लगता है विंड वेन का. इससे इसकी स्पीड का पता लगता है विंड का. ठीक है, ये ड्रॉ करने हैं आपको. देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ विंड्स. बेसिकली विंड्स 3 टाइप्स की कैटेगराइज की गई हैं. फर्स्ट इज परमानेंट विंड्स, सेकेंड है सीजनल विंड्स, थर्ड वन इज लोकल विंड्स. तो ये 3 तरह की कैटेगरी विंड्स की कैटेगराइज की गई है. परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड. ठीक है. परमानेंट विंड, जिसको हम प्लेनेटरी विंड के नाम से भी जाना जाता है. सेकेंड नेम इज प्लेनेटरी विंड्स. These are winds which constantly blow in a particular direction. ये जो परमानेंट विंड्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर. देखो डिफरेंस समझ लेना. परमानेंट विंड्स which constantly blow in particular specific direction throughout the year, पूरे साल. Winds which blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belts are called trade winds. अब ट्रेड विंड्स क्या होती है? विंड्स जो ब्लो करती है सब ट्रॉपिकल हाई से, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, इसको जाना जाता है ट्रेड विंड्स के नाम से. क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया बेटा? है ना. Yes, ma'am. Winds originating from subtropical high pressure belt and blowing towards subpolar low pressure belt generally originate from the western direction and are called westerlies. ये भी बहुत ध्यान से सब लोग पढ़ना. विंड्स बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विंड्स ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती है. ठीक है. और ब्लो करती है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट में ब्लो करती है. जनरली ओरिजिनेट होती है जो वेस्टर्न डायरेक्शन में. इसको इसीलिए वेस्टर्लाइज के नाम से जाना जाता है. तो एक बार फिर से समझा रही हूँ. विंड्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से. और ब्लो कहाँ करती है? सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट में. और बेसिकली जनरली ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न डायरेक्शन में, इसीलिए इसको वेस्टर्लाइज के नाम से भी जाना जाता है. विंड्स दैट ब्लो from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt are called polar winds. ऐसी winds जो ब्लो करती हैं पोलार हाई प्रेशर बेल्ट से, यहां से ओरिजिनेट होती हैं और कहा जाती है? सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट में जाती हैं, जिसको हम बोला जाता है पोलार विंड्स.
द विंड्स ब्लो इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको पता है ना कौन सा है, ये साउथ, ये नॉर्दर्न, ठीक है, ये दोनों में ब्लो करती हैं। अब आप इस डायग्राम से प्लेनेटरी विंड्स को देख सकते हो, जैसे पोलार ईस्टरलाइज है ना, नॉर्थ पोल देख रहे हो, पोल पता ही है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। दैट इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स है वो कैसे ब्लो करती है, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और ये नॉर्थ पोल से जो पोलर एस्टरलाइज है कैसे ब्लो करती है, ऐसे, ठीक है, ये समझना। और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो कैसे ब्लो करती हैं, ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वेटर के पास। और जो साउथ ईस्ट, जैसे साउथ पोलर ईस्टरलाइज है, वो कैसे ब्लो करती है, ऊपर की तरफ, ठीक है, वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ये आप ध्यान रखना। जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, ठीक है। और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो इस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। ये प्लेनेटरी विंड्स है, ये क्या कहलाती है, प्लेनेटरी विंड्स कहलाती है। ये है लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ये है हाई प्रेशर बेल्ट, ये अगेन लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, दैट इज अगेन लो प्रेशर बेल्ट। अब आपको क्लियर हो जाएगा, ये इक्वेटर के पास क्या है, लो प्रेशर बेल्ट होता है ना, और नॉर्थ पोल के पास क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है। हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ होता है, वेस्टरलाइज जो प्रिवेल करती है ना, हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे डोलड्रम्स में देख सकते हो। तो ये प्लेनेटरी विंड्स का डायग्राम है। अब आगे बढ़ो, समझ आ गया, यस मैम। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स का क्लियर हो गया। अब सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड जो क्लासिफाई किया हुआ है, दैट इज सीजनल विंड्स। ये पीरियोडिक विंड्स भी कहलाती हैं। सीजनल विंड्स को पीरियोडिक विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। These are winds which change their direction in different seasons during the year. अब आप प्लेनेटरी विंड्स में और इसमें अंतर बता सकते हैं, क्या है, क्लियर है? ये विंड्स डिफरेंट सीजन में अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं ड्यूरिंग द ईयर। प्लेनेटरी विंड में क्या था, वो चेंज नहीं करती थी, हाँ, परमानेंट परमानेंट विंड्स कहा जाता है, वो चेंज नहीं होती थ्रू आउट द ईयर, एक जैसी रहती है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। दे ब्लो ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन, ये कहा स्पेसिफिक सीजन में ब्लो करती हैं। जैसे मॉनसून विंड्स हैं इंडिया में, ये पर्टिकुलर सीजन में ब्लो करती हैं, जैसे जून टू सितंबर आप देख सकते हो मॉनसून विंड्स, ठंडी ठंडी हवाएं, ठीक है, ये जून टू सितंबर में रहती हैं। एंड ब्रिंग रेन टू द होल कंट्री, और इन्हीं की वजह से क्या होती है, बारिश, रेनिंग। दे चेंज देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन, ये अपना चेंज ऑफ सीजन के हिसाब से अपना डायरेक्शन भी, जैसे सीजनल विंड्स है, पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में ही आती है, जैसे इंडिया में जून टू सितंबर आती है, और ये क्या करती है, सीजन्स के हिसाब से इनका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है, तो ये दैट इज कॉल्ड सीजनल। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। हाँ, अब ये केस स्टडी है साइक्लोन की, पढ़ना है, आगे बढ़ो, आगे आगे ऊपर गए, नंबर लोकल विंड्स ऊपर, ओके ओके ओके, दैट इज थर्ड कैटेगरी, लोकल विंड्स, ठीक है, ये लोकल विंड्स है। ब्लोइंग ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर, तीनों में अंतर समझ लेना। ये ब्लो करती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे, और एक दिन में या ईयर में, ये पर्टिकुलर पीरियड में ब्लो करती हैं। These winds have some specific characteristics, इनकी कुछ एक अपनी विशेषताएं होती हैं। ये स्मॉल एरिया में ब्लो करती है, जैसे लैंड एंड सी ब्रीज, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में। दे आर नोन बाय लोकल नेम्स,
ये लोकल नेम्स से जानी जाती है, अपने लोकल नाम से जानी जाती है। लू, लू सुना है ना गर्मियों में? Yes, हाँ। ma'am. विच आर हॉट एंड ड्राई लोकल winds blowing in northern India in summer seasons। समर सीजन में जो लू है, लोकल नेम है इनका, लोकल विंड्स का, लू के नाम से, जो क्या होती है, बहुत हॉट और ड्राई होती है। ऐसे लगता है जैसे गरम चीज के मैम थप्पे। गरम हवा आती है। हाँ, बहुत गरम, ड्राई भी होती है ना। ये बेसिकली कहाँ रहती है? नॉर्दर्न इंडिया में, समर सीजन में। सी विंड्स आर ऑल्सो लोकल विंड्स। सी विंड्स जो होती हैं वो भी लोकल विंड्स में आती हैं, जो डेवलप होती हैं डिफरेंट हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इन द कोस्टल एरियाज में। ये डेवलप कैसे होती हैं? जो डिफरेंट हीटिंग होती है लैंड पे भी और सी पे भी, उससे ये काफी अफेक्टेड रहती है कोस्टल एरियाज में, है ना। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो गर्म चलेंगी। जब जैसे हमारे राजस्थान में क्या है, रेत है, रेत क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म होती है। तो कैसे उस वही रेत जो उड़ के आती है वो बहुत गरम गरम होती है। तो ये डिपेंड करता है, जो डिफरेंट इनका होता है हीटिंग ऑफ लैंड और सी जो कोस्टल एरियाज के पास होती है, उस पर डिपेंड करता है। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन आर वेरिएबल विंड्स। जो साइक्लोन होते हैं, एंटी साइक्लोन होते हैं, वो वेरिएबल विंड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब यही है ना, यही। हम्म। सीजनल, सीजन में बेटा ये डिफरेंट सीजन में आती है ड्यूरिंग द ईयर। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे ये ब्लो करती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक सीजन में ब्लो करती है। जैसे मॉनसून विंड्स है अपने इंडिया में, जून टू सितंबर में देखना मॉनसून विंड्स भी आती है, ठंडी ठंडी हवाएं थोड़ी सी। और उसके बाद क्या होती है, ये बारिश भी इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। और ये अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है सीजन के हिसाब से। चेंज ऑफ सीजन में ये अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, लोकल विंड्स भी समझ में आ गया। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। अब है नेक्स्ट मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। बारिश के दिनों में आप देखते होगे चिप 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 कुछ आपकी स्किन पे हर जगह। हाँ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। क्लियर? वाटर वेपर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर। वाटर वेपर भी हमारे एटमोस्फियर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाटर वेपर्स, its presence in the air determine the moisture content and is called humidity। इसकी प्रेजेंस हम कैसे फील कर सकते हैं एयर में? मॉइस्चर, चिप 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 हाथों से आप कह सकते हो कि आज सुना होगा ना, आज बहुत ह्यूमिडिटी है ना। तो वाटर वेपर किस में, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? ह्यूमिडिटी के फॉर्म में, ठीक है। आजकल जो आप फील कर रहे हो बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत चिप 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 चिप, मुंह धो लो तो भी चिप 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 होता है ना, फील किया है? यस मैम। है ना, वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। यस मैम। हाँ, मॉइस्चर को हिंदी में नमी बोलते हैं। हाँ, नमी बोलते हैं, पर आप इंग्लिश में ही बोलो इसको। द ह्यूमिडिटी लेवल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ह्यूमिडिटी हमेशा तो रहती नहीं है। आपने हमेशा फील किया क्या ह्यूमिडिटी? नो मैम। नहीं ना। तो ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस। जो ये ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है, ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर कंडीशंस पे, कि टेम्परेचर की कंडीशंस क्या है या कितना टेम्परेचर है। When the presence of water vapor in the air is more, the humidity level is high। जब वाटर वेपर्स एयर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है तो इसकी ह्यूमिडिटी लेवल क्या होता है? हाई होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है। मतलब इसको मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ह्यूमिडिटी आप समझ गए हो। दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू टेम्परेचर कंडीशंस। ये किससे डिपेंड करती है? ये टेम्परेचर कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर कंडीशंस, अगर बारिश का सीजन है, बारिश हो रही है, तो आप बिल्कुल वाटर वेपर्स आप फील कर सकते हो, बिल्कुल नमी नमी, ह्यूमिड ह्यूमिड। इफ द टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो द रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी हाई। जो एवापोरेशन की रेट है वो क्या होगा? हाई होगा। सो विल बी द ह्यूमिडिटी फैक्टर। ये ह्यूमिडिटी फैक्टर हो सकता है, होगा।
इन केस ऑफ लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर है तो कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर विल बी लेस। अगर टेम्परेचर कम है, जो कैपेसिटी है एयर की उसमें मॉइस्चर कम होल्ड होगा तो वो लेस होगा, एंड देयरफॉर द ह्यूमिडिटी लेवल विल बी लो, तो ह्यूमिडिटी लेवल भी क्या होगा, लो ही होगा। When the air is full of water vapors, जब एयर में बहुत वाटर वेपर्स प्रेजेंट होता है तो हम इसको कह सकते हैं ह्यूमिड डे, है ना, ह्यूमिड डे कह सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड ए हाइग्रोमीटर। इससे मेजर होता है, जैसे ये है ना हाइग्रोमीटर, इससे अपन कितनी ह्यूमिडिटी है क्या है ये मेजर कर सकते हैं। ये देखो ये जीके का क्वेश्चन है, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें पूछा जाता है, तो ये आप अलग से नोट करके रहना, ठीक है। नेक्स्ट मैम एक बार फिर से समझा दोगे हाइग्रोमीटर क्या होता है? इसको बेटा ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है कि कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, इस कंट्री में, इस प्लेस में, ये इससे मेजर किया जाता है। समझ आ गया? ओके मैम। एक ये इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यू पॉइंट। यस मैम। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है, जैसे ये हमने मॉइस्चर समझ लिया, ह्यूमिडिटी समझ लिया, अब ड्यू पॉइंट क्या होता है, ओस की बूंदे, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर इज लिमिटेड। जैसे अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो जो कैपेसिटी है एयर की वो मॉइस्चर को लिमिटेड ही होल्ड कर पाती है, एक लिमिट। मैम बारिश के मौसम में सुबह सुबह बाजरे के पत्ते पे मिलती हाँ हाँ, पत्तों पे देखना। When the air holds maximum water vapor, जब एयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, इट इज सेट टू बी सैचुरेटेड। ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड इज नोन एज ड्यू पॉइंट। और टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स, जिसमें एयर सैचुरेटेड हो जाती है, टेम्परेचर जिसमें एयर सैचुरेटेड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, ठीक है। जब एयर सैचुरेट होती है टेम्परेचर में तो वो ड्यू पॉइंट के रूप में जानी जाती है। एज द, अब ये ड्यू पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स द वाटर वेपर्स इन इट कंडेंसेस फॉर्मिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। आपने पढ़ा होगा ना ये 5th 6th में कि कैसे कंडेंसेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, हाँ साइंस में पढ़ा होगा। जब एज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर, जब सैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर फॉल होता है, गिरता है, तो वाटर वेपर क्या होती है, कंडेंस होती है और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में वाटर के चेंज हो जाती है जब ये कंडेंस होती है। ड्रॉपलेट जॉइनिंग, जब ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन करती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, जब ज्वाइन करेंगी तो क्या हो जाएगा, बिगर ड्रॉपलेट हो जाएगा, है ना, बिगर ड्रॉप्स हो जाएंगे। हाँ मैम जब हम साइंस में पढ़ा था तो बताया था कि अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं और अगर उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वो हो जाती है। हाँ हाँ, तो वो अलग तरीका, एवापोरेशन और कंडेंसेशन अलग चीज है। अब क्लाउड्स कैसे मतलब बनते हैं ये समझा रहे हैं, आप सिर्फ ये समझो क्लाउड्स क्या होते हैं। जब सैचुरेटेड एयर फॉल होती है ना, और ये जब कंडेंस होती है तो ये क्या बनती है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बनती है, छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स बनती है, ठीक है। ये जैसे ये ड्रॉपलेट हो गई, ठीक है, छोटी 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 छोटी। जब ये ड्रॉपलेट ज्वाइन होती हैं, ठीक है, ज्वाइन हो गई तो ये क्या हो गई, बिगर ड्रॉपलेट ड्रॉप्स हो गई। जब ह्यूज मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड, जो ये ह्यूज मासेस ऑफ वाटर होता है ड्रॉपलेट्स का, ये क्लाउड्स कहलाते हैं, ठीक है। जब बहुत हैवी हो जाती हैं तो ये रेन के रूप में नीचे पृथ्वी पर फॉल होती है। क्लियर हो गया, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, बड़ी ड्रॉपलेट्स, और फिर ये ह्यूज मास ऑफ वाटर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड्स। नेक्स्ट है precipitation.
When these droplets become too heavy, जब ये droplets जो छोटी छोटी droplets यूज या बिगर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्रॉप्स में, तो ये क्या हो जाती है? हैवी। जब छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके बड़ी ड्रॉपलेट बनाएगी तो क्या हो जाएंगी? हैवी। और ये क्या करती है? फिर एयर में फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। दे कम डाउन एज पर्सिपिटेशन। ये नीचे कैसे आती है? रेन। पर्सिपिटेशन होता है रेन के रूप में जब ये गिरती हैं। ठीक है। छोटी ड्रॉपलेट्स जब बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ये हैवी हो जाती हैं। ओब्वियसली जब हैवी हो जाती है तो ये एयर में फ्लोट करती हैं, और एयर में फ्लोट करते ही ये क्या करती हैं? जब बहुत हैवी हो जाती है तो ये पर्सिपिटेशन के रूप में गिरती हैं। पर्सिपिटेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब पर्सिपिटेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पर्सिपिटेशन विच कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है, जब पर्सिपिटेशन डिफरेंट तरह के होते हैं, ये देख लो। precipitation? रेन, रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन। ठीक है। ओके मैम। वही मैं समझा रही हूँ। पर्सिपिटेशन क्या होता है? जैसे जब ड्रॉपलेट्स हैं हैवी हो जाती हैं, वो एयर में फ्लोट करती हैं, तो क्या करती हैं? ये नीचे गिरती हैं, है ना। पर्सिपिटेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पर्सिपिटेशन होता है जब नीचे गिरती है अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में। पर्सिपिटेशन समझना, लिक्विड फॉर्म में जब पृथ्वी पे गिरती हैं तो ये किसके रूप में आती है? रेन, बारिश के रूप में, है ना। द अदर फॉर्म्स आर स्नो। अब स्नो के रूप में भी आती है, बर्फ के रूप में। स्नो, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो स्नो गिरती हुई देखी है आपने? फॉल होती है। हाँ। तो ये पर्सिपिटेशन का डिफरेंट कैटेगरीज है। लिक्विड फॉर्म में अगर आई तो रेन कहलाएगी। अदर फॉर्म्स होते हैं उसकी स्नो, स्लीट्स, हेल, ये फॉर्म्स है पर्सिपिटेशन की। मैम स्लीट फॉर्म कौन सी होती है? क्या? मैम स्लीट फॉर्म कौन सी स्लीट होती है? अलग अलग, जैसे बर्फ का भी आकार होता है, कुछ अलग अलग आकार में जो गिरती हैं वो दैट इज कॉल्ड, है मैम ना। ओले? हाँ, ओले भी हो सकता है, ओले कह सकते हैं आप, ओले इसको हिंदी में। रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। रेनफॉल का मेन सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेजिटेशन कवर ऑन द अर्थ सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन के लिए। जो सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे वेजिटेशन है उनके कवर के लिए ये बहुत मेन सोर्स ऑफ, मतलब ग्राउंड वाटर मेन सोर्स है वेजिटेशन कवर के लिए। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का। वेरी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ रेन, कहाँ गया? यहीं से नो मैम। बीच वाला गायब हो गया। यस मैम। चलो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ये मेरे ख्याल से पेन ड्राइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है बेटा इस चैप्टर में? बिल्कुल क्लियर हो गई चीजें? यस ओके, वेरी गुड। मैम हाँ बोलो बेटा। व्हाट इज टुडे होमवर्क? टुडेज होमवर्क